Friends, today we are discussing about Order 41 of CPC, appeals from original decrees. In our last video, I have discussed about Order 39. You can see that. In this order, we are discussing that जो बेसिक जो ओरिजिनल डिक्रीज होती हैं उनसे अपील कैसे हो जाएगी, उसकी प्रोसीडिंग्स क्या होंगी अपील करने की, तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स दिए हुए हैं, वी आर डिस्कसिंग दैट. फर्स्ट रूल इज फॉर्म ऑफ अपील, और उसका अपील का फॉर्म क्या होगा, और व्हाट टू कंपनी मेमोरेंडम, और उसके जो मेमोरेंडम या ज्ञापन है उसके साथ में हमें क्या क्या चीज़ें लगानी होंगी. तो स्टार्ट करें. एवरी अपील शैल बी प्रीफर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम. तो जो प्रत्येक जो अपील है वो मेमोरेंडम के रूप फॉर्म के रूप में होगी, जिसको मेमोरेंडम कहा जाता है. फॉर्म ऑफ अ मेमोरेंडम साइन बाय द अपीलेंट और हिज प्लीडर, और किसके द्वारा साइंड होगी, अपीलेंट और या उसके प्लीडर द्वारा. एंड प्रेजेंटेड टू द कोर्ट और टू सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, और कोर्ट के सामने पेश की जाएगी, या अगर कोर्ट के द्वारा कोई ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है तो उसके सामने रखी जाएगी. द मेमोरेंडम शैल बी अकम्पनीड बाई अ कॉपी ऑफ द डिक्री अपील्ड फ्रॉम. मेमोरेंडम के साथ में एक डिग्री की कॉपी होगी, और एंड ऑफ द जजमेंट ऑन विच इट इज फाउंडेड, और उसके साथ साथ निर्णय की कॉपी भी होगी. अनलेस द अपीलेट कोर्ट डिस्पेंसेस देयर विद, और जब तक कि अपीलेट कोर्ट ने इसके लिए अलग से ना कहा हो. प्रोवाइडेड दैट वेयर टू और मोर सूट्स हैव बीन ट्राइड टुगेदर, परंतु यदि दो या दो से अधिक सूट्स एक साथ आते हैं एंड अ कॉमन जजमेंट हैज़ बीन डिलीवर्ड, और उन सबके लिए एक कॉमन जजमेंट या एक कॉमन निर्णय दिया गया है. देयर फोर एंड टू और मोर अपील्स आर फिल्ड अगेंस्ट एनी डिग्री, और उस डिग्री के अगेंस्ट में क्या किया, जो अपीलान थे वो बहुत सारे थे, तो उन्होंने दो या दो से अधिक अपील्स फिल्ड कर दी, कवर्ड बाय द जजमेंट, उस निर्णय के अगेंस्ट में, वेदर बाय द सेम अपीलेंट और बाय डिफरेंट अपीलेंट्स. तो उसमें सेम अपीलेंट हो या बहुत सारे अपीलेंट हो, द अपीलेट कोर्ट डिस्पेंस विद द फिलिंग ऑफ मोर देन वन कॉपी ऑफ द जजमेंट. तो अपीलेट कोर्ट क्या करेगी, उसको मुक्ति दे सकती है कि वो एक ही कॉपी दे, जरूरी नहीं है कि वो एक से ज़्यादा जजमेंट की कॉपी दे. सेकंड सब रूल है इसका, सब रूल सेकंड, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम. मेमोरेंडम में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं. द मेमोरेंडम शेल सेट फोर्थ कंसाइजली, तो कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, एंड अंडर डिस्टिंक्ट हेड्स, उसके अलग से हेड्स बने हुए होते हैं, उसमें अलग से नामांकन किया हुआ होता है. And the grounds of objection or to the decree appealed from without any argument or narrative. और उसमें जो डिग्री ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन है कि आक्षेप के आधार क्या है, किस आधार पे आपने अपील को लगाया है, वो मेंशन होने चाहिए. टू द डिग्री अपील्ड फ्रॉम विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और नरेटिव, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए. और एंड सच ग्राउंड शैल बी नंबर्ड कंसेक्यूटिवली, और उसके साथ में जो भी आप ग्राउंड्स रखे हुए हैं उनको नंबरिंग की हुई होनी चाहिए, उनको संख्यांकित किया हुआ होना चाहिए ठीक से. सब रूल 3 इज वेयर द अपील इज अगेंस्ट अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी. यदि डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के लिए है और उसके लिए अपील अगेंस्ट में अपील की जाती है, द अपीलेंट शेल, तो अपीलेंट क्या करेगा, विद इन सच टाइम एज द अपीलेट कोर्ट में अलाउ, जितना अपीलेट कोर्ट टाइम दे, डिपोजिट द अमाउंट, वो उतना अमाउंट जो है कोर्ट में जमा कराएगा. कैसे, डिपोजिट द अमाउंट डिस्प्यूटेड इन द अपील और फर्निश सच सिक्योरिटी इन, या फिर उसके अलावा अगर वो अमाउंट जमा नहीं करता है तो उसके इंस्टीड ऑफ दैट वो सिक्योरिटी या प्रतिभूति भी दे सकता है. फर्निश सच सिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ एज द कोर्ट मे थिंक फिट, जैसा कि कोर्ट उसको बताए या उसको कहे. हियर इट इज मेंशन अमाउंट disputed in the appeal or furnish such security in respect thereof as the court may think fit. So clear, this rule is clear. Next, the rule one is, the rule two is for
रूल 2 इज फॉर ग्राउंड्स विच मे बी टेकन इन अपील। तो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जो अपील में लिए जा सकते हैं, विच मे बी टेकन इन अपील। लेट्स सी which grounds are: the appellant shall not accept by leave of the court। the appellant क्या नहीं करेगा, न्यायालय की इजाजत के बिना क्या नहीं करेगा। द अपीलेंट शैल नॉट एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द कोर्ट अर्ज और बी हियर्ड इन सपोर्ट ऑफ एनी ग्राउंड और ऑब्जेक्शन नॉट सेट फोर्थ इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील। आक्षेप के किसी भी ऐसे आधार को जो अपील के ज्ञापन में लिखा हुआ नहीं है, जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ नहीं है, उस पर न तो पेश करेगा और न उसके समर्थन में सुना ही जाएगा। तो उनको अर्ज और बी हियर्ड ना तो पेश करेगा और ना उसके समर्थन में सुना ही जाएगा। हियर्ड इन सपोर्ट ऑफ एनी ग्राउंड और ऑब्जेक्शन नॉट सेट फोर्थ इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील बट द अपीलेट कोर्ट इन डिसाइडिंग द अपील। लेकिन अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट को डिसाइड करते समय shall not be confined to the grounds of objection set forth in the memorandum of appeal। तो लेकिन अपील न्यायालय को ये छूट है कि वो उन आधारों तक सीमित नहीं रहेगा जो अपील के ज्ञापन में लिखे हुए हैं। वो उसको पूरी छूट है कि वो उन ग्राउंड्स पर बेस ना रह के वो किसी अदर ग्राउंड पर भी उसको सुन सकता है, जो उसको लगता है कि इस ग्राउंड पर भी इस अपील को सुना जाना चाहिए, तो वो उसको भी कंसीडर कर सकता है। तो वो बाइंड नहीं है। अपील एट कोर्ट शैल नॉट बी कन्फाइंड टू द grounds of objection set forth in the memorandum of appeal or taken by leave of the court under this rule। इसके साथ में परंतु भी है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट रेस्ट इट्स डिसीजन ऑन एनी अदर ग्राउंड। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि न्यायालय जो है वो अपना जजमेंट जब देगा तो वो किसी अन्य बेस पर तब तक बेस नहीं करेगा, किसी अन्य आधार पर तब तक बेस नहीं करेगा उस पक्षकार को जब तक कि उस पक्षकार को जिसके अगेंस्ट में वो ग्राउंड आ रहा है उसको सुनने के लिए अवसर प्रदान ना कर दिया गया हो या उसको प्रतिवाद करने का अवसर ना मिल गया हो। तो प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट रेस्ट इट्स डिसीजन ऑन एनी अदर ग्राउंड अनलेस द पार्टी हु मे बी अफेक्टेड, जो पार्टी अफेक्ट हो रही है उसको सुनने का उसको राइट टू हियरिंग मिलनी ही चाहिए। तो उसको सुने बिना वो ऐसा कोई उस ऑब्जेक्शन पे नहीं सुनेगा या उस बेस पे अपील नहीं सुनेगा। द पार्टी हु मे बी अफेक्टेड देयर बाई हैज हैड अ सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ contesting the case on that ground। Rule number 3 is rejection और amendment of memorandum। अब जो अपील का मेमोरेंडम या ज्ञापन है उसको रिजेक्ट कैसे करते हैं या फिर उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। वेयर द मेमोरेंडम ऑफ अपील इज नॉट ड्रॉन ऑफ इन द मैनर हेयर इन बिफोर प्रेस्क्राइब्ड। यदि प्रेस्क्राइब फॉर्म में मेमोरेंडम नहीं आया है जैसा कि पहले कहा गया है, इट मे बी रिजेक्टेड, तो इसको रिजेक्ट किया जा सकता है और बी रिटर्न टू द अपीलेंट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग अमेंडेड। या फिर अपीलेंट को रिटर्न किया जा सकता है कि आप इसको अमेंडमेंट करके इसमें अमेंडेड करके लाइए, अमेंड करके लाइए विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट, जो कि कोर्ट ने टाइम दिया हुआ है उसी टाइम के अंदर इसको अमेंड करके वापस ला सकता है अपीलेंट। और बी अमेंडेड देन एंड देयर, तभी और वहाँ भी संशोधित कर सकता है। तो एट अ टाइम भी कर सकता है या उसको टाइम दे सकता है कि आप इतने टाइम के अंदर इसको अमेंड करके ले आइए। सेकेंड इज वेयर द कोर्ट रिजेक्ट्स एनी मेमोरेंडम। जहाँ पर कोर्ट किसी मेमोरेंडम को ज्ञापन को रिजेक्ट करता है, अपील के ज्ञापन को, इट शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर सच रिजेक्शन। तो वो उसके लिए रीजंस लिखेगा कि क्यों रिजेक्ट किया है। वेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अपील इज अमेंडेड, जहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अपील संशोधन के लिए दी जाती है या संशोधन करके वापस दी जाती है। द जज और सच ऑफिसर हैज ही अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ शैल साइन और इनिशियल द अमेंडमेंट। तो जो संशोधित कॉपी आई है उसके ऊपर
जज या उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई ऑफिसर उस पर साइन करेगा। रूल नंबर 3A is for application for condonation of delay। यदि अपील को पेश करने में कोई डिले हो जाता है तो उसके लिए क्या कर सकता है अपीलेंट? माफ़ी भी मांग सकता है। तो विलम्ब की माफ़ी के लिए आवेदन है अपील एप्लीकेशन फॉर कंटिन्यूशन डिले। व्हेन अपील इज प्रेजेंटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्पेसिफाइड देयरफॉर। जहाँ पे ये अपील कब की जाती है? जहाँ की लिमिटेशन एक्ट के द्वारा जो स्पेसिफिक पीरियड है उसके एक्सपायर होने के बाद दी जाती है। इट शैल बी अकम्पनीड बाय एन एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट। तो उसके साथ में एक एफिडेविट लगाना होगा सेटिंग फॉर द एक्ट्स फैक्ट्स ऑन विच द अपीलेंट रिलाइज टू सेटिस्फाई द कोर्ट। जिसमें एफिडेविट में वो ये लिखेगा कि वो उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि इन विच रीजन ऑन विच रीजन he has become late. He appellant realized to satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period, कि वो इस पीरियड में अपील को क्यों प्रेजेंट नहीं कर पाया था। Second one is if the court sees no reason to reject the application without the issue of a notice to the respondent। अगर कोर्ट को ये लगता है कि बिना उसको रेस्पोंडेंट को बिना नोटिस दिए यहाँ पर अपील को रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है। इफ़ द कोर्ट सीज नो रीज़न टू रिजेक्ट टू एप्लीकेशन, तो रेस्पोंडेंट को नोटिस दिए बिना यहाँ पर अपील को रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है। Notice hereof shall be issued to the respondent and the matter shall be finally decided by the court before it proceeds to deal with the appeal under Rule 11 or Rule 13 as the case may be। तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा कि नियम इसी में आगे इसी ऑर्डर में रूल नंबर 11 और 13 को फॉलो करना होगा कोर्ट को। तो उसको सूचना जारी करेगा, सूचना रेस्पोंडेंट को दी जाएगी और उसके बाद में अपील को निपटाने के लिए लेकिन अपील को निपटाने से पहले वो रूल नंबर 11 और 13 को ध्यान रखेगा और न्यायालय द्वारा उस मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय किया जाएगा। Where an appellant